यूट्यूब चैनल पे मैं प्रमण त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं और 9 बजे का समय टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट आदि परीक्षाओं के लिए जो है वो आपके पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेशन होता है। इस समय मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण संग्रह लेके उपस्थित हो जाता हूँ। चलिए, तो क्लास जो है वो 9 बजे शुरू होनी थी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के डिस्टरबेंस की वजह से जो है वो 10 मिनट क्लास डिले हो गई है। तो हम लोग तेजी से एक बार आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके बाद हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे। साथ ही आप सभी से विनम्र निवेदन है, जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों मित्रों तक वीडियो को पहुंचाइए, ताकि जो है वो अधिक से अधिक लोग सेशन के साथ जुड़ सकें। साथ ही बात करेंगे दोस्तों, तो दोपहर के 12 बजे मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का एक प्रैक्टिस सेशन लेके उपस्थित होता हूं। तो जो लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप स्टेट पीसीएस, आरओ, आरओ, एपीएस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपसे ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप जो है दोपहर के 12 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ज्योग्राफी के प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। चलिए, अब हम चलेंगे सीधे आज के अपने सेशन की तरफ और आज के अपने सेशन के पहले प्रश्न को लेंगे। आप लोग प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। थोड़ी सी स्पीड हम लोगों को बना के रखनी पड़ेगी शुरू से ही। चलिए, भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? आपको बताना है भैया, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया हुआ है? तेजी से आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलें, तो सबका उत्तर जो है इसमें किसके लिए आ रहा है भैया? चौथी अनुसूची के लिए सबका उत्तर जो है बिल्कुल सही आ रहा है। ध्यान आप लोगों को क्या क्या रखना है, यदि हम लोग बात करते हैं, देख लेते हैं कुछ अनुसूचियों को तेजी से। यदि हम पहली अनुसूची की बात करते हैं, प्रथम अनुसूची की, तो इसमें आप सभी को पता है कि आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य व यूनियन टेरिटरीज की, यूटीज की बात की जाती है। आपके जो है इसका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। आपके द्वितीय अनुसूची की यदि हम लोग बात करेंगे, तो इसमें आपको जो है वेतन व भत्ता दिया हुआ है, वेतन भत्ता आपको देखने को मिलेगा। यदि हम तीसरी अनुसूची की बात करते हैं, तो तीसरी अनुसूची में जो है आपको शपथ दिया हुआ है, शपथ। आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो शपथ दिया हुआ है, इसमें सभी पदाधिकारियों का शपथ नहीं दिया हुआ है। किसका किसका शपथ दिया है? तो भैया संसद सदस्यों का, संसद के सदस्य, संसद के सदस्यों का शपथ दिया हुआ है। आपके विधानमंडल के सदस्यों का जो है वो शपथ दिया हुआ है, विधानमंडल। ध्यान रखेंगे, विधानमंडल के सदस्य, मैं सिर्फ सदस्य स लिख दे रहा हूं, आप लोग इसको समझिएगा। विधानमंडल के सदस्यों का शपथ दिया हुआ है। आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का, यदि हम किसकी किसकी बात कर सकते हैं, एससी प्लस एचसी, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों का शपथ दिया हुआ है। और आपके संघ और राज्य के मंत्रियों का, संघ की बात की जाए या राज्य की बात की जाएगी, संघ और राज्य के जो मंत्री हैं, मंत्रियों के जो है वो शपथ का उल्लेख इसमें किया गया है। तो अब प्रश्न ये उठता है, आप लोगों से कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का जो है वो शपथ कहाँ पे दिया गया है? तो यदि हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का जो शपथ दिया है वो आपके अनुच्छेद 60 में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 60 में। यदि उपराष्ट्रपति की हम बात करेंगे, उपराष्ट्रपति का शपथ कहाँ दिया हुआ है? तो इसके लिए जो है आपको अनुच्छेद कौन सा मिलेगा? 67 में आपको उपराष्ट्रपति का शपथ दिया हुआ है। वहीं जब हम बात करते हैं राज्यपाल के शपथ की, राज्यपाल, तो राज्यपाल का शपथ जो दिया है 159 में, 159 आपको। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का जो है वो शपथ आपके जो है इस अनुसूची में नहीं दिया हुआ है, इसको अलग से दिया गया है कुछ अनुच्छेदों में। तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति 67 और जो है आपका
राज्यपाल की बात करेंगे तो 159। हालांकि प्रश्न में आपसे जो है वो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन पूछा है, तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जो है आपके बी विकल्प में यानी चौथी अनुसूची में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, निम्नलिखित में से अनमेल को बताइए। आपको बताना है तिलक व बिपिन चंद्र पाल, गोखले व नौरोजी, नेहरू व बोस, जयप्रकाश और लोहिया। चारों में से किसी एक को चुनिए। चलिए चलें, बबीता सांगवान जी, गुड इवनिंग। तो तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। कौन सा इसमें से अनमेल है या किसका मेल जो है उचित नहीं है? क्यों उचित नहीं है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए तेजी से। चलें, सभी लोग तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं, तो यदि इसमें आप पंडित नेहरू को देखेंगे तो पंडित नेहरू जो है वो लोकतांत्रिक समाजवादी हैं। लोकतांत्रिक समाजवादी। वहीं जब हम बोस की बात करते हैं तो यह क्रांतिकारी हैं। क्रांतिकारी, तो ये जो है आपका मेल नहीं खाता है। सी विकल्प जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग इसमें सी विकल्प के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है। कौन सा जो है मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति इसमें से कर्तव्य नहीं है, आपको बताना है। और ये भी बताना है कि जो है मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य जो है किस अनुच्छेद में दिया हुआ है। अनुच्छेद भी आप लोग कमेंट करके बताएं, अनुच्छेद से आप लोग भागिए मत। दिया है, अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना, मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों को सूचित करना, प्रशासन संबंधी सूचनाओं की जानकारी देना, विधान विषयक प्रस्थापनाओं के बारे में सूचित करना। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। आप सभी का उत्तर जो है 167 के लिए आ रहा है। बहुत ही बढ़िया। तो अनुच्छेद यदि आप जो है 167 की बात करते हैं, 167 की, तो इसमें जो है वो आपके मुख्यमंत्री के कर्तव्य जो है वो सुनिश्चित किए गए हैं, जो उसके कर्तव्य राज्यपाल के प्रति हैं। क्या है राज्यपाल के प्रति उसके कर्तव्य? तो आपको दिया हुआ है, अपने मंत्रिपरिषद के जो भी विनिश्चय है, मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, उन कार्यों से जो है अवगत कराएगा, प्रशासन संबंधी सूचनाएं देंगे, ये विधान विषयक जो है वो सूचनाएं देंगे। तो आपका उत्तर इसमें जो होगा, चूंकि आपसे नहीं पूछा हुआ है, तो आप इसमें से ए विकल्प के साथ जाएंगे। जो लोग ए विकल्प का चुनाव कर रहे हैं उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का सूचना का अधिकार दिया गया है? चलिए, राष्ट्रपति का सूचना का अधिकार किस में दिया गया है? अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 78 में, अनुच्छेद 75 में। चारों में से किसी एक को चुनिए। क्या है राष्ट्रपति का सूचना का अधिकार? चलें, तेजी से उत्तर करिए। कौन देता है राष्ट्रपति को सूचना? चलें, तो ध्यान रखिएगा, यदि आर्टिकल 78 की बात करते हैं तो आर्टिकल 78 में जो है ठीक वही बात जो आपने 167 में देखी थी, मुख्यमंत्री की राज्यपाल के प्रति, वही कार्य जो करता है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर करता है। किसके लिए? आपके प्रेसिडेंट के लिए। जो है वो प्रशासन के कार्यों से अवगत कराना, सभी तरह की जानकारियां जो है उपलब्ध कराता है प्राइम मिनिस्टर। किसको? प्रेसिडेंट को। तो उत्तर आपका जो होगा सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? एक बार आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के महत्व को जो है वो देखते हुए, चूंकि यहाँ से जो है वो नागरिक के मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी मिलती है, इसलिए इसको जो है डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कह दिया था, इसको हृदय एवं आत्मा कह दिया था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में दिया हुआ है? अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा कि यही अधिकार जो है आपके अनुच्छेद 226 में भी है।
यह अनुच्छेद 32 में जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है रिट जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। लेकिन संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत केवल अनुच्छेद 32 को जो है वो स्वीकार किया गया है। तो आपका उत्तर आप लोग ध्यान रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार। और यदि अंबेडकर के अनुसार नहीं पूछता है तब आप लोग जो है प्रस्तावना को जो है वो संविधान की आत्मा माना गया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, गांधी जी का आत्मकथा का शीर्षक है। गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है बताना है। गिरी प्रवचन, हिंद स्वराज, भारत की खोज, सत्य के साथ मेरा प्रवचन, माफ करिएगा प्रयोग। चारों में से एक को चुनना है आपको। तो आसान सा प्रश्न है, इसमें कुछ भी नहीं है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। डी विकल्प सही हो जाएगा। अनावश्यक रूप से समय नहीं बर्बाद करेंगे। संप्रभुता एक विशिष्टता है किसकी? जनता की, राज्य की, सरकार की या संसद की? किसकी विशिष्टता है संप्रभुता? आप लोगों को उत्तर करना है। चले, तो राज्य के जो है सबसे आवश्यक अंग के रूप में किसको स्वीकार किया गया है? आपकी संप्रभुता को। संप्रभुता के बिना जो है वो कोई भी समुदाय राज्य नहीं हो सकता है। समुदाय और राज्य में अंतर के लिए जो है वो संप्रभुता अनिवार्य है। जिसके पास संप्रभुता होगी उसे ही राज्य कहा जा सकता है। तो उत्तर आपका जो होगा वो बी विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। लॉक ने सरकार और राज्य जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया है। लॉक सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानते हैं। लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद नहीं किया है। चलेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे। सी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है, कुछ लोग बी विकल्प के लिए उत्तर कर रहे हैं। लॉक के अनुसार जो है राज्य क्या है और सरकार क्या है, कितने लोग जानते हैं? लॉक ने राज्य और सरकार के बारे में अपना क्या विचार दिया है, कितने लोगों को क्लियर है? चलिए स्पष्ट कर देता हूं, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। लॉक ने जो है सरकार और राज्य में विभेद किया है। किसे जो है राज्य कहा था लॉक ने, किसे सरकार कहा था? आप लोग एक बार तेजी से, या राज्य और सरकार के बीच में क्या विभेद इन्होंने किया था, आप लोग तेजी से कमेंट करके बताइए। चलें, कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का? चलिए कोई बात, हो या ना हो, मेरी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं, यदि प्रश्न आया है तो मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं। तो जब लॉक की बात करते हैं तो लॉक कहते हैं भैया कि राज्य जो है वो एक समुदाय है। अ, राज्य जो है एक समुदाय है जिसे लोगों ने समझौते के माध्यम से निर्मित किया है। समझौते के माध्यम से निर्मित किया, ठीक है। और यह जो होगा वो क्या होगा? संप्रभुता संपन्न होगा। अब सरकार के बारे में इनका विचार है कि चूंकि राज्य जो है वो अमूर्त संस्था है, राज्य को जो है इन्होंने अमूर्त संस्था माना। तो अमूर्त जो है, अमूर्त व्यक्ति या अमूर्त संस्था जो है वो किसी कार्य का संपादन नहीं कर सकती। तो भैया सरकार जो है वो राज्य के कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए या देने हेतु गठित क्या है? संस्था है, ठीक है। यदि राज्य की बात करेंगे तो यह भैया स्थायी है। और यदि सरकार की बात करेंगे तो यह निश्चित समय
इसका जो है वो समय निश्चित होता है, इसमें परिवर्तन संभव है, लेकिन राज्य को जो है स्थायी माना गया है। हालाँकि प्राकृतिक अधिकारों की जब बात की जाती है, तो प्राकृतिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में यदि जो है वो नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा राज्य नहीं कर पा रहा है, ऐसी स्थिति में जो है वो राज्य को भंग भी किया जा सकता है। ये किसका मानना था? लॉक का मानना था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि राज्य और सरकार में स्पष्ट रूप से अंतर किया था किसने? लॉक ने। आपका उत्तर इसमें सी विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला दिया है वर्तमान में लोकसभा की बैठकों के लिए गणपूर्ति क्या है? वर्तमान लोकसभा की जो है वो संख्या क्या है और गणपूर्ति क्या है? तेजी से उत्तर करिएगा। चलें। देखिए, गणपूर्ति का जो सूत्र है वो क्या होता है? वो 1/10। ठीक है? इस समय जो सदस्य संख्या है वो आपकी है 543। 543 में आप जो है जब 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा भैया? 54.3। यानी कुल जो इस समय वर्तमान में गणपूर्ति होगी वो होगी 55। तो आप लोग सदस्य जो गणपूर्ति की संख्या है वो है आपकी 55। बी विकल्प के लिए उत्तर आपका सही होगा, जो लोग बी विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? तेजी से उत्तर करिए। राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या कौन सा सिद्धांत करता है? राज्य का दैवीय सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, अपने सीमित अर्थ में उपयुक्त सभी। चलें। तो भैया राज्य की उत्पत्ति की सबसे सही व्याख्या किसको मानी जाती है? आपके विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत को मानी जाती है, जिसमें रक्त संबंध, रीति रिवाज और परंपराओं के माध्यम से जो है वो राज्य का विकास स्वीकार किया गया है। आपका उत्तर जो होगा इसमें सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है उदारवाद का मूल तत्व है क्या है भैया? व्यक्तिक स्वतंत्रता, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पंथ निरपेक्षता या समानता? तेजी से उत्तर करेंगे उदारवाद के लिए। चलें। चलें, आप सभी का उत्तर जो होगा इसमें ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। उदारवाद की बात करते हैं भैया, तो उदारवाद के जनक कौन हैं? जनक की बात की जाती है तो उदारवाद के जनक जो हैं भैया आपके जॉन लॉक हैं। जॉन लॉक। या जो है उदारवाद के केंद्र की बात की जाती है, उदारवाद के केंद्र में किसको रखते हैं? व्यक्ति को रखते हैं। और व्यक्ति को जो है व्यक्ति के अनुसार कार्य करने की छूट देने का प्रयास करते हैं उदारवाद में। यदि आप देखेंगे तो उदारवाद में जो है वो व्यक्ति को उसके अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है, इसलिए संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार को पूर्ण रूप से किसके ऊपर? व्यक्तियों के ऊपर, या व्यक्तियों को जो है वो सौंप दिया जाता है। तो व्यक्तिक स्वतंत्रता जो है इसका क्या है भैया? मूल तत्व है। आपका उत्तर इसमें जो हो जाएगा, जो लोग इसमें ए विकल्प के साथ जाएंगे उनका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न। अब कल आप लोगों ने कहा था कि पहले पेपर करा लीजिएगा फिर बताइएगा, तो पेपर कंप्लीट कर लीजिए फिर बताएंगे। निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 वर्ष के बाद या 2 वर्ष के बाद? अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? चलें, तेजी से उत्तर करिए। रंजी जी किताब उठाइए, किताब।
चलें तो सरपंच की बात यदि की जाती है तो सरपंच के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव 1 वर्ष बाद लाया जा सकता है। जो लोग इसमें सी विकल्प की बात करेंगे उनका उत्तर सही हो जाएगा। 1 वर्ष बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? मूल ढांचे का सिद्धांत किसमें दिया गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। चलें तेजी से उत्तर करेंगे। तो आप सभी को पता है कि मूल ढांचा का जो सिद्धांत है वो दिया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, 1973 में। क्या है मूल ढांचा का सिद्धांत? संविधान में जो है वो संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन से जो है संविधान की जो मूल भावना है वो किसी भी तरीके से नष्ट नहीं होनी चाहिए। उत्तर आपका ए विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था प्लेटो द्वारा, अरस्तू द्वारा, मैकियावेली द्वारा या मॉन्टेस्क्यू द्वारा? आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे। चलिए, गुड इवनिंग सरोज जी, संतोष सरोज जी। चलिए, क्या दिया था व्यवस्थित वर्गीकरण अरस्तू महोदय ने? चलें तो यदि आप सभी लोग जो है बी विकल्प की बात कर रहे हैं तो उत्तर आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण करते हुए जो है अरस्तू महोदय ने जो है वो 3 प्रमुख जो है विभागों की बात की थी, जो आपको वर्तमान में भी देखने को मिलते हैं। कौन-कौन से भैया? आपकी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों को जो है, तीनों का उल्लेख किसने किया है? अरस्तू महोदय ने। उत्तर बी विकल्प के लिए सही होगा, जो लोग बी विकल्प के साथ जाएंगे। अगला दिया है, प्रभुसत्ता के एक तत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? ऑस्टिन दिया है, ऑक दिया है, एक्विनास दिया है और मैटलैंड दिया है। आपको चलें, संप्रभुता के एक तत्ववादी या एकल संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया था? चलें तो एकल संप्रभुता या एक तत्ववादी सिद्धांत की बात जो है ऑस्टिन महोदय करते हैं। जितने सारे लोग इसमें बात करेंगे उनका उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसमें चले जाइए। चलिए, 1882 में जो है दोस्तों, 1882 कह रहा हूँ, 1832 में ऑस्टिन महोदय ने 1832 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में ऑस्टिन महोदय ने एकल संप्रभुता की अवधारणा का जो है वो प्रतिपादन किया था, और इसमें जो है वो संप्रभुता को अविभाज्य स्वीकार किया था। ठीक है कि संप्रभुता जो है क्या है? अविभाज्य है, यानी संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता, जो कि एक संप्रभुता की विशेषता में भी इसको हम लोग गिनते हैं। तो जब अविभाज्यता का सिद्धांत दे दिया आपके लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में, तो इसको जो है वो ऑस्टिन के एकल संप्रभुता की अवधारणा के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न दिया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है? आपको दिया है राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। चलें, चलें भैया, सबका उत्तर डी विकल्प के लिए आ रहा है, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के चुनाव की जब बात की जाती है तो आपकी लोकसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, प्लस दिल्ली और पांडिचेरी। दिल्ली और पांडिचेरी 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जहां की विधानसभा के सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली और पांडिचेरी के अलावा ये सभी के सभी जो है वो निर्वाचित होंगे, ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य। वहीं जब हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं आपके उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति के जो है वो चुनाव में आपकी लोकसभा के सभी, इसकी बात करेंगे, लोकसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत, प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य जो है इसके
निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन आपके राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो विधानसभा, दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य भी भाग लेते हैं। तो उत्तर आपका डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा कि विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि प्रान्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या दादा भाई नौरोजी, चारों में से एक को चुनिएगा। चलें, प्रान्यास सिद्धांत के लिए उत्तर करेंगे। सबका उत्तर महात्मा गांधी के लिए आएगा। इसको जो है, यह सिद्धांत अलग-अलग नामों से जाना जाता है। कहीं-कहीं जो है वो आपको प्रान्यास लिखा हुआ मिलेगा, कहीं-कहीं न्यासिता लिखा हुआ मिलेगा, कहीं-कहीं जो है आपको ट्रस्टीशिप लिखा हुआ मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रान्यास, न्यासिता या ट्रस्टीशिप, ये सभी अवधारणाएं एक ही हैं। महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो दी गई थी। इसमें महात्मा गांधी ने जो है वो संपत्ति का स्वामी व्यक्ति को नहीं, एक ट्रस्ट को माना है। इसमें इन्होंने कहा कि भैया, आपके पास चाहे जितनी भी संपत्ति हो, आप उसका उपयोग उतना ही कर सकते हैं जितना आपकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। बाकी शेष धनराशि जो आपकी बचती है, वो आप बैंक में नहीं जमा करेंगे, वह आप समाज कल्याण के लिए खर्च करेंगे। उसके आप जो है वो स्वामी नहीं है, संपत्ति के सिर्फ और सिर्फ आप उपभोगकर्ता और संरक्षक हैं। तो ये आपके महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप अवधारणा में आता है। उत्तर आपका जो होगा सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग 1994 से कार्यशील नहीं है? आपको आर्थिक एवं सामाजिक परिषद दिया है, सचिवालय दिया हुआ है, महासभा दिया है और न्यासी परिषद दिया हुआ है। चारों में से किसी एक को चुनिएगा। चलें, चलें, तो न्यास परिषद जो है वो न्यास समिति के माध्यम से कार्य करता था और बस 1994 के बाद से जो है वो एक्टिव नहीं है। तो न्यासी परिषद की यदि बात की जाएगी तो उत्तर आपका जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, डी विकल्प के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न दिया है कि किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया? किसको कहा गया भैया और किसने कहा था? आपको दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, लाला लाजपत राय। चारों में से एक को चुनिएगा और तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, तो भैया बाल गंगाधर तिलक को एक अंग्रेज पत्रकार जिनका नाम है वैलेंटाइन सिरोल, तो ध्यान रखिएगा, वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा जो है वो आपके बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का अग्रदूत, अशांति का जनक कह के जो है वो संबोधित किया गया था। तो ए विकल्प आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने कहा कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्योद्घाटन है? विपिन चंद्र पाल, अरविंद, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर। चारों में से एक को चुनिए। राष्ट्र दैविक की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्योद्घाटन है विपिन चंद्र पाल, अरविंद, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर में से एक को चुनिएगा। चलिए ठीक है, मैं क्रॉस चेक कर लूंगा एक बार, तो कल बता दूंगा। कल का एक जो प्रश्न आप लोगों को मैंने कराया था, जिसमें एक स्टेटमेंट था कि जिसे जीना है उसे युद्ध करना पड़ेगा। यह स्टेटमेंट जो है हिटलर का है, तो मैं अपनी भूल को जो है वो सुधार लेता हूँ। आप लोग उसको उसके लिए कंफ्यूज ना होइएगा। हिटलर का स्टेटमेंट है जिसे जीना है उसे युद्ध करना पड़ेगा। चलिए भैया, तो इसमें जो लोग बात कर रहे हैं राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्योद्घाटन है, जो लोग इसमें अरविंद की बात कर रहे हैं, श्री अरविंद के द्वारा कहा गया था कि जो है राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्योद्घाटन है। उत्तर आपका इसमें बी विकल्प के लिए सही होगा। आप लोग बी विकल्प के साथ जाइएगा। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है?
आपको बताना है ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक कौन है? व्यक्ति है, जनता है, वर्ग है या दल है? चलें। चलें, तो यदि मार्क्सवाद को आप पढ़ेंगे तो मार्क्सवाद में जो है कार्ल मार्क्स कहते हैं कि राज्य रूपी जो संस्था है, इसने जन्म दिया किसको? वर्ग को। ठीक है? वर्ग को इसमें जो है वो इसने जन्म दिया और इसमें जो है 2 तरीके के 2 वर्ग जो है इसमें राज्य में जन्म लेते हैं, कौन-कौन से? एक तो कैपिटलिस्ट होते हैं यानी पूंजीपति होते हैं और एक जो है वो श्रमिक अर्थात लेबर होते हैं। तो जो कैपिटलिस्ट होता है वो श्रमिक का क्या करता है? शोषण करता है। तो इस शोषण की वजह से जो है या आपके ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए जो है वो एक क्रांति होगी। क्रांति की बात करते हैं और क्रांति जो है वो परिवर्तन लाएगी। तो यह वर्ग जो है इस ऐतिहासिक परिवर्तन का कारण बनता है। यदि इसका शोषण नहीं हो रहा होता तो ये क्रांति नहीं होती और क्रांति नहीं होती तो जो है वो कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि वर्ग की उत्पत्ति ने जो है वो क्रांति को आवश्यक बना दिया था। ये किसने माना है? कार्ल मार्क्स ने। आपका उत्तर सी विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? आपको लेनिन, रॉबर्ट सावन दिया हुआ है, कार्ल मार्क्स दिया है, हीगल दिया है, किसी एक को चुनिएगा। चलें, बात करेंगे भैया 1835 की। 1835 में जो है एसोसिएशन ऑफ ऑल क्लास ऑल नेशन की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में जो है वो रॉबर्ट ओवन महोदय ने जो है आपके समाजवाद व समाजवादी शब्द का जो है वो प्रयोग किया था। तो आपके समाजवाद शब्द के प्रयोगकर्ता के रूप में जो है आपको रॉबर्ट ओवन का नाम देखने को मिलता है। 1935 में आपके एसोसिएशन ऑफ ऑल क्लास ऑफ ऑल नेशन में के जो है मीटिंग में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। बाद में इनकी एक जो है पत्रिका प्रकाशित होती है 1927 से ही। पत्रिका प्रकाशित होती है 1927 से, लेकिन 1935 के बाद इस पत्रिका में जिसका नाम था ओ नाइट कोऑपरेटिव में भी जो है वो समाजवाद शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। तो आपका उत्तर जो होगा वो बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। राजनीतिक दल, न्यायालय, संविधान, विधानपालिका, राजनीतिक दल और न्यायालय, राजनीतिक दल, विधानपालिका और संविधान, विधानपालिका, न्यायालय और कार्यपालिका। चारों में से किसी एक को चुनिएगा। आप लोगों की अरुचि को देख के जो आप लोगों की संख्या है या आप लोगों की जो रुचि नहीं रह गई है, अब उसकी वजह से मुझे मेरे दिमाग में अलग-अलग विचार आ रहे हैं कि अब 6 साढ़े 600 क्लास आप लोगों को कराने के बाद भी यदि यह स्थिति है, तो अब मुझे किसी दूसरे रास्ते की तलाश करनी चाहिए, यदि आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं तो। चलें, तो आपको जो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जो है क्या चाहिए भैया? सबसे पहले आपको संविधान चाहिए जिसमें शर्तें दी हुई होंगी। जब जो है संविधान होगा तो संविधान में किसी न किसी तरह की सरकार की बात की जाएगी। यदि भारत की बात करें तो भारत के संविधान में जो है वो लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया गया है। तो लोकतंत्र के लिए जो है क्या होगा? राजनीतिक दल आवश्यक होगा। अब जब राजनीतिक दल जो है वो सरकार चुन के आएगा तो उससे किससे निर्माण होगा? विधानपालिका का। तो आपके जो है संविधान, राजनीतिक दल और विधानपालिका जो है वो आपके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करते हैं। उत्तर आपका इसमें सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत एक गणराज्य है क्योंकि विधायिका कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, भारत में राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन होता है। तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग।
अब मैं सोच रहा हूँ कि सेशन का फॉर्मेट ही मैं चेंज कर दूं और चेंज करके देखते हैं। यदि उससे भी कुछ सफलता नहीं मिलेगी तो टीजीटी पीजीटी पे कुछ दिन के लिए ब्रेक लगा दूंगा, यदि आप लोगों की रुचि नहीं है तो। चलें भैया, तो भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष का जो है वो निर्वाचन होता है, किसी जो है यहाँ पे वंशानुगत व्यवस्था नहीं है, तो राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन होने के कारण जो है वो भारत को गणराज्य कहा जाता है, रिपब्लिक कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखी है? हिंदू स्वराज दिया है, द ओरियन दिया हुआ है, गीता रहस्य दिया है, आर्कटिक होम इन वेदास दिया हुआ है। चलें तेजी से उत्तर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखी है? जी, अब क्या कर सकता हूँ मैं, घर से तो जाके बुला नहीं सकता। चलें तो बात करेंगे भैया हिंद स्वराज की। तो हिंद स्वराज जो है वो महात्मा गांधी की रचना है, न कि आपके तिलक की रचना है। बाकी द ओरियन की बात करेंगे, गीता रहस्य की बात करेंगे, आर्कटिक होम इन वेदास की बात करेंगे, तो ये सभी तीनों रचनाएं जो हैं वो आपके तिलक की हैं, जबकि हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी की रचना है। अगला प्रश्न दिया है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत परामर्श। चलिए, आपको पूछा हुआ है क्षेत्राधिकार, यहाँ पे पूछा हुआ है कि केंद्र और राज्य के मध्य जो विवाद होता है वो किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत? चलें, तो भैया भारतीय संविधान में जो है एक अनुच्छेद है, यदि कभी आपने उसको खोल के देखा हो, अनुच्छेद क्या है? 131, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को जो है के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का जो है उल्लेख किया गया है। केंद्र और राज्य के मध्य यदि विवाद होता है या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद होता है, तो वह आपके सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। उत्तर आपका डी विकल्प के लिए सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रशासन से, विदेश नीति से, आर्थिक नीति से या न्यायिक नीति से? चारों में से किसी एक को चुनिए। चलें तेजी से उत्तर करेंगे। तो मंडल सिद्धांत का जो है की बात करेंगे तो भैया मंडल सिद्धांत जो है वो विदेश नीति से संबंधित है। कहीं कोई जो है वो समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। बहुत बार कर चुके हैं इस प्रश्न को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? चलिए, अनुच्छेद यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न में और दिया हुआ है क्या? संविधान संशोधन। चलिए, किस संविधान संशोधन, अनुच्छेद नहीं, संशोधन की बात की जा रही है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया? 93वां, 86वां, 91वां या 92वां? चारों में से किसी एक को चुनिएगा। चलें, तो भैया 86वां संविधान संशोधन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है वो शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा की बात की गई किसमें? अनुच्छेद 21A में या 21 को में। तो आपका उत्तर जो होगा इसमें 86वें संविधान संशोधन के लिए सही हो जाएगा, जो लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न, हॉब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है? क्या है कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ? संप्रभु, समाज समाज, राज्य एवं सरकार के लिए सामूहिक नाम, प्राकृतिक, चलिए प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों का वर्ग, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलें, तो
हॉब्स की जो है वो सबसे फेमस कृति क्या है भैया? कॉमनवेल्थ है। माफ करिएगा, लेवियाथन है। इसमें इन्होंने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया, जो सामूहिक रूप से समाज, राज्य व सरकार के लिए जो है इन्होंने प्रयोग किया था। तो उत्तर बी विकल्प के लिए आपका जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं। अगला दिया है, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए किसके प्रति जो है वो उत्तरदायी होती है? सरपंच के प्रति उत्तरदायी होगी, ग्राम सभा के प्रति, क्षेत्र समिति के प्रति, या जिलाधिकारी के प्रति? तेजी से उत्तर करिए। ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है किसके प्रति? जैसे मंत्रि परिषद जो है उत्तरदायी होती है किसके लिए? लोकसभा के लिए। वैसे ही जो है वो ग्राम पंचायत उत्तरदायी होती है ग्राम सभा के लिए। तो आप लोग इसमें बी विकल्प के साथ जाइएगा, उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बी विकल्प के लिए। अगला दिया है, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिक सुविधाएं प्रदान करे आता है, क्या कहलाता है भैया? समाजवादी राज्य, पुलिस राज्य, कल्याणकारी राज्य, या सर्वोदय? चारों में से एक को चुनिए। उत्तर तेजी से करिएगा। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध कराता हो। तो भैया सामाजिक आर्थिक सहायता जब उपलब्ध कराई जाती है तो ऐसे राज्य को क्या कहा जाता है? कल्याणकारी या वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सी विकल्प के लिए। राज्य जब सहयोग करने लगता है नागरिकों के उत्थान के लिए। तो चलिए, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर जो है बल देती है? समानता पे, स्वायत्तता पे, हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पे, या पसंद की स्वतंत्रता पे? चलें तेजी से उत्तर करिएगा। क्या हो गया संतोष जी, जा रहे हैं क्या? चलें करुणाकर जी, आज आप लेट जो है वो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, क्या बात है? चले भैया, ध्यान रखिएगा। हम लोग बात करते हैं किसकी? स्वतंत्रता की। तो स्वतंत्रता का जो है वर्गीकरण दो रूपों में किया गया है। कौन कौन सी भैया? एक आपकी नकारात्मक, और एक कहा गया किसको? सकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो किसे कहा गया है? जहां पे जो है राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा। ऐसी स्वतंत्रता को, अर्थात व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाएगी, व्यक्ति अपने अनुसार कार्य करता है। ऐसी स्वतंत्रता को जो है वो नकारात्मक स्वतंत्रता कहा जाता है। वहीं जब हम सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कमजोर वर्ग है, कमजोर वर्ग, ठीक है, इनको जो है क्या दी जाती है? सामाजिक प्लस आर्थिक सहायता। ठीक है, इसमें राज्य जो है वो अपनी सकारात्मक भूमिका निभाता है। यहाँ पे राज्य जो है वो नकारात्मक भूमिका निभा रहा है, यानी कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं करेगा। तो कुछ न करना जो है वो किसका प्रतीक है? नकारात्मकता का। और जो है जब आप किसी का सहयोग कर रहे हैं किसी के उत्थान के लिए, तो वह किसके अंतर्गत आता है? सकारात्मकता के अंदर। तो आप लोग जो है हमेशा ध्यान रखिएगा कि नकारात्मक स्वतंत्र और सकारात्मक स्वतंत्र हैं। प्रश्न में जो है नकारात्मक स्वतंत्रता की बात पूछी गई है, तो यहाँ पे भैया जो है वो हस्तक्षेप की अनुपस्थिति होगी। आप लोग इसमें किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं होगा। व्यक्ति जो है पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कार्य करेगा। उत्तर आपका सी विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है?
आपको बताना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आपको न्याय दिया है, व्यक्ति की गरिमा दिया है, बंधुत्व दिया है और संघीय दिया हुआ है। चारों में से एक को चुनिएगा। चलें, तो यदि आप प्रस्तावना को पढ़े होंगे तो सामाजिक आर्थिक न्याय भी मिला होगा आपको। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिला होगा, व्यक्ति की गरिमा और बंधुत्व को बढ़ाने वाली भावना मिली होगी, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं मिला होगा। तो उत्तर आपका जो होगा वो इसमें डी विकल्प के लिए सही होगा। जो लोग डी विकल्प के साथ जाएंगे उनका उत्तर सही होगा। अगला दिया हुआ है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पद मुक्त कर सकता है। आपको दिया है राज्यसभा, लोकसभा, सभा व लोकसभा या निर्वाचन आयोग। चारों में से किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है भैया। कौन हटाएगा? चलिए, राधे राधे पूजा जी। आप लोग नियमित रूप से सेशन को टाइम से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ये कंप्लेन है मेरी। एक तो मुट्ठी भर लोग बचे हैं आप लोग, जिनके अंदर जो है क्षमता है पढ़ने की, या जो लोग चाहते हैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी को जो है डिसकंटिन्यू ना किया जाए, और उसमें भी आप लोग जो है वो टाइम से क्लास को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। चले भैया, तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने की जो, हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है वो प्रस्ताव की जब बात की जाती है, जब प्रस्ताव की बात की जाएगी तो यह प्रस्ताव जो है केवल और केवल राज्यसभा ला सकती है। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, केवल और केवल प्रस्ताव राज्यसभा लाएगी। वहीं जब हम प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की बात करते हैं, राष्ट्रपति की जब हम लोग बात करते हैं तो जो है इसमें आपकी लोकसभा या राज्यसभा कोई भी जो है एक प्रस्ताव ला सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है अनिवार्य रूप से जो है वो राज्यसभा को प्रस्ताव लाना पड़ेगा। ठीक है, 14 दिन पूर्व जो है वो सूचना भी दी जाएगी, इनको भी जो है वो दी जाएगी। राज्यसभा प्रस्ताव को पारित करेगा। ठीक है, पारित करने के बाद यह प्रेषित करेगा किसको? लोकसभा को। और लोकसभा जिस दिन इसे पारित कर देगा उसी दिन जो है उपराष्ट्रपति आपका पद से जो है विमुक्त हो जाएगा। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका राज्यसभा की होती है, क्योंकि यही जो है वो पहले लेके आता है। आपका उत्तर इसमें सी विकल्प के लिए सही होगा। चलें, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़िए। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी विचार से संबंधित नहीं है। आपको बताना है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य, आपको यदमात्म्य दिया हुआ है। तेजी से उत्तर करेंगे। समझा नहीं करुणाकर जी आपकी बात को, किसके संदर्भ में कह रहे हैं? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो विधि है उसको महाभियोग नहीं कह सकते। चलें विद्या जी, गुड इवनिंग। क्लास को टाइम से ज्वाइन करिए। चलें भैया, तो यादमात्म्य की जब बात की जाती है, इसका संबंध क्या है भैया? यह जो है आपके संबंध से वाद। बाकी जो है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, आपको जो है यह तीनों मार्क्सवाद में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किसी प्रांत के राज्यपाल को कोई विशेषाधिकार नहीं है, बहुत व्यापक विशेषाधिकार है, कुछ निश्चित मामलों में जो है विशेषाधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी एक विकल्प का चुनाव करिए। तेजी से आप लोग करेंगे। किसी प्रांत के राज्यपाल को कोई विशेषाधिकार विवेकाधिकार नहीं है, व्यापक विवेकाधिकार है, कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार है। तो भैया सभी राज्यों के राज्यपाल को जो है एक तरीके का विवेकाधिकार दिया गया है, कुछ निश्चित मामलों में इनको जो है विवेकाधिकार की शक्ति का प्रयोग करने का की छूट होती है। आगे बढ़ेंगे। अगला दिया है, अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है?
जो अंबेडकर का सामाजिक राजनैतिक दर्शन है उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू कानूनी न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय या सामाजिक न्याय? चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, तो डॉक्टर अंबेडकर जो है वो क्या करना चाहते थे? सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहते थे। असामाजिक न्याय की बात करते थे जिसमें सबको जो है एक जैसा महत्व, एक जैसा स्थान समाज में प्राप्त हो। उत्तर डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग डी विकल्प के साथ जाएँगे। अगला दिया है भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है। संविधान की दार्शनिक आधार भूमि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संघीय संरचना या प्रस्तावना, चारों में से एक को चुनिए। संविधान की दार्शनिक आधार भूमि। चले, तो भैया संविधान की दार्शनिक आधार भूमि की बात की जाएगी तो संविधान का जो दर्शन है वो आपकी प्रस्तावना में छिपा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी जो है जब संविधान के किसी भी हिस्से की व्याख्या करने में यदि किसी भी तरह की जो है वो समस्या आती है तो उसमें जो है वो प्रस्तावना के का सहारा लिया जाता है। प्रस्तावना में जो भावना है उस भावना के आधार पे, प्रस्तावना का जो दर्शन है उस दर्शन के आधार पे जो है वो निर्णय किया जाता है। तो आपको जो है वो दार्शनिक आधार भूमि जो आपके संविधान की है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग से शुरू होती है। चलिए अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। तेजी से उत्तर करेंगे। चलें भैया, हम आदेश देते हैं जब कोई पदाधिकारी, ठीक है, जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में हीला-हवाली करता है या नहीं कर रहा है जिससे आपके जो है वो आपके मूल अधिकार क्या हो रहे हैं? प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परमादेश जो है रीट जारी किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि हम आदेश देते हैं। आगे जो है बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपको दिया है, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन, घटिया विधि के रूप में आलोचना की? सर हेनरी मैन, हाव हाउस, एक को चुनिए भैया। सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया दर्शन, घटिया इतिहास, घटिया विधि के रूप में आलोचना कौन करता है? चलिए, तो सामाजिक समझौते सिद्धांत को जो है एक घटिया इतिहास, घटिया दर्शन या घटिया विधि जो है बताया था सर हेनरी मैन ने। उत्तर आपका जो होगा ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपको दिया है कि अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार क्या है? शक्तियों का संतुलन, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का एकीकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार क्या है भैया? तो यदि अध्यक्षात्मक शासन की बात करते हैं भैया, तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का सैद्धांतिक आधार जो है शक्ति का पृथक्करण, यह सिद्धांत दिया था किसने? मॉन्टेस्क्यू ने। किसके द्वारा दिया गया था? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। मॉन्टेस्क्यू महोदय जो है अपने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक में जो है शक्ति पृथक्करण की अवधारणा देते हैं, जो आपके अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का सैद्धांतिक आधार बनता है। और इसको स्वीकार कौन करता है? सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आपका उत्तर जो हो जाएगा इसमें बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग बी विकल्प के साथ जाएंगे। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। चलिए, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है, मानवकृत संस्था है, प्राकृतिक संस्था है। राज्य प्राकृतिक एवं आवश्यक है। राज्य की प्रकृति जो है वो सावयवी है। किसी एक को चुनना है आपको। चलें, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार
तो भैया सामाजिक संविदा सिद्धांत की बात करेंगे। 3 विचारकों का नाम आता है, किसका भैया? हॉब्स, लॉक और रूसो। ये 3 विचारक जो हैं, जो सामाजिक समझौता सिद्धांत के अग्रणी विचारक हैं। इनके द्वारा जो है वो राज्य को एक मानवकृत, चूँकि राज्य का निर्माण जो है किससे होता है? समझौते से। समझौते से निर्माण होता है और समझौता करता कौन है? तो व्यक्ति करता है। तो जब व्यक्ति समझौता करेगा, इस समझौते से राज्य का निर्माण होगा, तो राज्य कैसा हो जाएगा? मानवकृत, मानव ने जो है वो बनाया है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन-सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? योजना आयोग, लोकायुक्त, उच्चतम न्यायालय, उच्चतर न्यायालय। चलें। तो शिकायत से संबंधित जो है वो संस्था की जब बात की जाती है, ऐसी संस्था जिसमें जो है लोग या जनता या नागरिक, नहीं, नागरिक कहना उचित नहीं होगा, व्यक्ति कहेंगे। संविधान में जो है शब्दों का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है। यदि भारत की टेरिटरी में कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी देश का हो, तो उसे आप नागरिक तो कह नहीं सकते। सबको नागरिक नहीं कह सकते हैं आप, जिसके पास भारत की नागरिकता है उसे ही नागरिक मानेंगे। लेकिन जो है वो प्राथमिक न्याय सबके लिए जो है अनिवार्य है। तो भैया वो शिकायत तो कर सकता है अपनी, उसके साथ कोई अन्याय हो रहा है, तो वो शिकायत करेगा। इसमें से जो है योजना आयोग जो अब समाप्त हो चुका है, 1 जनवरी 2015 से जो है इसके स्थान पे नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। यह जो है वो आपके लोक शिकायत से संबंधित संस्था नहीं है। योजना आयोग या नीति आयोग की हम बात करेंगे तो यह जो है वो भारत के डेवलपमेंट से संबंधित योजनाओं के निर्माण और उस पे जो है थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें योजना आयोग जो है वो लोक शिकायत से संबंधित संस्था नहीं है। बाकी सब में जो है वो जनता शिकायत कर सकती है। अगला दिया है द्विसदनवाद। निम्नलिखित शासन प्रणाली में किस एक की अनिवार्य विशिष्टता है? आपको बताना है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था, संसदात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था या एकात्मक व्यवस्था। चलें। जी, थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है नीति आयोग। चलिए भैया, तो आपको द्विसदनवाद जो है अनिवार्य रूप से संघात्मक व्यवस्था में देखने को मिलेगा। कैसे? तो भैया इसमें जो है वो राज्यों का केंद्र और राज्य 2 स्तर पे आपको जो है वो सरकार देखने को मिलती है। तो राज्यों का सदन अलग और जो है वो अ, माफ़ करिएगा, राज्यों का सदन अलग और लोकप्रिय सदन जो है वो अलग होता है। तो आपको यहाँ पे 2 सदन अनिवार्य रूप से संघात्मक व्यवस्था में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़िए। अगला दिया है लाक का विश्वास था कि संप्रभु समस्त कानूनों का प्रमुख करता है, विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है, समस्त कानूनों से ऊपर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया लॉक महोदय सामाजिक समझौता कराते हैं और उसमें जो है सीमित संप्रभुता की अवधारणा का जो है वो ये उल्लेख करते हैं। सीमित संप्रभुता की अवधारणा के अंतर्गत जो है वो जो आपका संप्रभु है वह भी उस समय जो कानून चल रहे हैं उन कानूनों के साथ बंधा हुआ है, कानून से ऊपर नहीं है। आपका उत्तर इसमें बी विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है? कल मैंने आपको जो है सप्तांग सिद्धांत के सातों अंग नोट करके बताए थे। आपको दिया हुआ है स्वामी, पुरोहित, पुर और कोश, चारों में से किसी एक को चुनना है, तेजी से उत्तर करना है। स्वामी, अमात्य, दुर्ग, जनपद, कोष, दंड और मित्र, ये जो है वो 7 अंग हैं, जिसमें पुरोहित का कहीं भी उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। तो उत्तर आपका बी विकल्प के लिए सही होगा, जो लोग बी विकल्प के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। किसका कथन है? लॉर्ड ब्राइस का, डायसी का, जेलिनेक का या आपके जीविसा का? किसी एक को चुनिएगा। आधुनिक राज्य
संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। चलें तो संविधान के बिना जो है वो अराजकता का शासन जो होगा राज्य में, कहा था किसने? जेलीनेक महोदय ने। सी विकल्प के लिए उत्तर आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जेलीनेक का फेमस स्टेटमेंट कई बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार से स्पष्ट करता है? संवैधानिक सरकार आपको दिया हुआ है भैया, उसकी प्रकृति को कौन स्पष्ट करता है? सीमित शासन, व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा, व्यक्तियों के अधिकार की सुरक्षा। चलिए भैया, उपयुक्त सभी तेजी से उत्तर करेंगे किसी एक विकल्प के लिए। चलें तो जब संवैधानिक शासन होगा इसका मतलब जो है एक संविधान होगा, और संविधान होगा तो राज्य और जो है वो नागरिकों के कार्यों को जो है निश्चित कर दिया जाएगा उसमें। तो इसका मतलब क्या है भैया? शासन सीमित होगा, अनियंत्रित या निरंकुश शासन नहीं होगा, संविधान के अनुसार शासन होगा। व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार की जो है वो रक्षा करने की जिम्मेदारी जो है वो राज्य को दी जाएगी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 और 226 के माध्यम से जो है आपके व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। अनुच्छेद 13 को भी आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि यह भी हमारे अधिकारों को सुरक्षित करता है, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा। तो उपयुक्त सभी आपका उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग इसमें डी विकल्प के साथ जाएंगे। चलिए, कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है? संगठन, विदेशों द्वारा मान्यता, सामान्य सिद्धांतों में सहमति, संवैधानिक साधनों में विश्वास। राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है भैया? चलिए, तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए जो है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है। विदेशों से जो है किसी राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त नहीं होती है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यह कार्य जो है वो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। उत्तर आपका बी विकल्प के लिए सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है भैया कौन सा सम्मिलित नहीं है। धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, कामगारों के लिए निर्वहन मजदूरी, वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा। तो भैया यदि आपने अनुच्छेद 25 पढ़ा हो, फंडामेंटल राइट में आपके अनुच्छेद 25 को रखा गया है। यानी आपके मूल अधिकार के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 25, जिसमें धर्म को अबाध रूप से मानने और उसके आचरण करने के की बात जो है वो की गई है। तो ए विकल्प जो होगा वो आपके फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, आपके डीपी एसपी का नहीं। ए विकल्प आपका सही होगा। अगले प्रश्न पे चलिए। लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? आपको हाब्स दिया है, लॉक दिया है, रूसो दिया है और मिल दिया है, किसी एक को चुनिएगा। चलें, चलें तो लोक संप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा को जो है किसने? आपके रूसो महोदय ने जो है वो दिया है। रूसो का विचार है। उत्तर आपका जो होगा बिल्कुल सी विकल्प के लिए सही होगा। चलिए, आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार माना है। किसने आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार के रूप में माना है? प्लेटो, बेंथम, हॉब्स और बर्क में से किसी एक को चुनना है आपको। हॉब्स की यदि बात करते हैं भैया, तो यह जो है वो निरंकुश शासक की बात करते हैं, लेवियाथन की। और इसमें जो है अपने संप्रभु की अवहेलना का एक ही आधार इन्होंने बताया कि यदि आपकी जो है वो आपके जीवन को खतरा है, तो आप अपनी आत्मरक्षा के लिए जो है वो संप्रभु की अवहेलना कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका प्राकृतिक अधिकार है और प्राकृतिक अधिकारों से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता है। ये लेवियाथन में स्पष्ट किया था आपके हॉब्स ने। अगला दिया है, स्वतंत्रता और समानता साथ-साथ नहीं रह सकते, किससे संबंधित है भैया? आपको दिया है डायसी, एक्टन, बर्लिन और डर्किन में से एक को चुनना है। स्वतंत्रता और समानता साथ-साथ नहीं रह सकते।
चलें तो लॉर्ड एक्टन मानते हैं भैया कि स्वतंत्रता और समानता जो है एक साथ नहीं रह सकते, दोनों में विरोधाभास है। तो उत्तर आपका बी विकल्प के लिए लॉर्ड एक्टन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग इसमें लॉर्ड एक्टन की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न, चलिए आज के लिए जो है हम लोग आज जो है 2013 का प्रश्न पत्र कर रहे थे। वर्ष 2013 का टीजीटी का प्रश्न पत्र हम लोगों ने आज इसमें 5-7 प्रश्नों को मैंने छोड़ा है जो कई बार रिपीट हो चुके हैं पिछले प्रश्न पत्रों में, तो उनको मैंने छोड़ दिया है। साथ में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों का सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, वो लोग दोपहर में 12 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का नया प्रैक्टिस सेशन जो है वो दोपहर में 12 बजे से शुरू किया गया है। तो जो लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, आरओ, एआरओ या कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें आपसे ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके लिए एक ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेशन शुरू किया गया है। और एक और आप लोगों से जो है वो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग जो है वो एक तो क्लास टाइम से ज्वाइन किया करिए 9 बजे, 9 से 9:05 के आसपास जो है आपकी क्लास शुरू हो जाती है। और दूसरा, थोड़ी सी संख्या बढ़ाने के लिए आप लोग जो है प्रयास करिए, नहीं तो अब इस क्लास को जो है वो चलाने में रुचि धीरे-धीरे कम हो रही है। तो ऐसा ना हो कि मुझे बीच में छोड़ना पड़े। मैंने कमिटमेंट आप लोगों से किया था, जब इस क्लास को 1.5 साल पहले शुरू किया था, कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक आपका जो है वो कंटिन्यू रिवीजन कराता रहूँगा। वो कमिटमेंट मैं अपना तोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो आप लोग जो है थोड़ा-सा प्रयास करिए, वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि संख्या जो है हमारी फिर से हम लोग पुरानी संख्या को प्राप्त कर सकें। अब जो है क्लास के डिस्टर्बेंस, अब जो है क्लास में कोई आपको डिस्टर्बेंस भी नहीं मिलेगी। बीच में जो है वो बहुत सारी डिस्टर्बेंस आ गई थी, 2 महीना आपकी क्लास बंद थी, लेकिन अब जो है सब कुछ पटरी पे आ गया है, तो आप लोग थोड़ा-सा एफर्ट लगाइए। फिलहाल के लिए आप लोग मुझे अनुमति दीजिए, कल फिर मिलूँगा, तब तक के लिए